हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के एक ऐसे चैप्टर को समझेंगे जहां से हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और वो चैप्टर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की है कि संविधान की प्रस्तावना को बहुत ही इजी से इजी शब्दों में आपको समझाया जाए, ताकि प्रस्तावना से आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव्स को आप बहुत ही इजीली बना सके अपने एग्जामिनेशन में। तो अगर आपको संविधान को समझना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रस्तावना को समझना होगा। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि इस वीडियो को आप फुली कंसंट्रेशन के साथ देखें और बिना स्किप किए देखें। तो फिर चलिए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप दो वर्ड देख रहे हैं, उद्देशिका या प्रस्तावना। तो उद्देशिका और प्रस्तावना दोनों तो एक ही चीज है, जिसके दो अलग अलग नाम हैं। अब हम समझते हैं कि उद्देशिका या प्रस्तावना क्या है। तो उद्देशिका संविधान का सार या संक्षिप्त विवरण है। प्रस्तावना संविधान का सार है या संक्षिप्त विवरण है, जो बहुत कम शब्दों में हमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और आकांक्षाओं से परिचित करवाती है। अब ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपका बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा उद्देशिका या प्रस्तावना। मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ जिसे सुनने के बाद प्रस्तावना आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए, आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए आपको एक बुक चाहिए होता है। आप शॉप में जाते हो और आप शॉप में बोलते हो संबंधित एग्जाम के लिए बुक दिखाने। मान लेते हैं आप मॉडर्न हिस्ट्री का बुक खरीदने दुकान पे गए हो और दुकानदार ने आपको 2 से 3 किताब दिखा दिया मॉडर्न हिस्ट्री का। अब आप क्या करोगे? आप कैसे जानोगे कौन सा बुक अच्छा है, कौन सा बुक खराब है, कौन सा बेस्ट है? ये चीज़ आप कैसे जानोगे? आप वहाँ दुकान पे खड़े होकर 500 पेजेस वाले बुक को तो नहीं पढ़ोगे। तो आप क्या करोगे? तो आप ये करोगे कि बुक खोलने के बाद जो फ्रंट के पेजेस होते हैं, जहाँ पे लिखा होता है चैप्टर 1, उसका डिटेल्स और उससे संबंधित क्या ऑब्जेक्टिव दिया है, ये सभी चीज़ों को आप फ्रंट में ही चेक करते हो और ये देखते हो कि इसमें एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं, इसमें किस तरीके से समझाया गया है। तो वो ओवरऑल एक जो सार है, पूरे बुक का जो सार है, वो आपको कहाँ से पता चलता है? फ्रंट के 2 पेजेस से पता चलता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो भारतीय संविधान है, जो कि इस विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसके मूल संविधान की बात करें तो इसमें 22 भाग हैं। इसमें 22 भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और अनुच्छेद कितने हैं? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जो कि वर्तमान में कितना है? 450 प्लस अनुच्छेद है। तो इतने सारे चीज़ों को बहुत ही कम शब्दों में बताया गया है, किसमें? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका में। तो बस सिंपल सी बात है कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का सार है, जहाँ से हमें संविधान के बारे में, संविधान का क्या उद्देश्य है, किस तरह संविधान कार्य करती है, ये सभी बातों को बहुत ही लिमिटेड शब्दों में, संक्षिप्त में बताया गया है। और जो कि प्रारंभ किससे होता है? तो ये प्रारंभ होता है हम भारत के लोग सेंटेंस से। अब प्रस्तावना से संबंधित बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन हम इसमें सब देखते हैं सबसे पहले कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उद्देशिका क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में झांकने और उनके उद्देश्यों को जानने में प्रयोग की जाती है।
तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि संविधान या उद्देशिका या प्रस्तावना क्या है। तो संविधान का सार है, जहाँ से हमें बहुत ही लिमिटेड शब्दों में संविधान के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है। तो ये देखिए, यहाँ पर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे मैं एक बार रीड कर लेती हूँ और देखते हैं कि प्रस्तावना में वो कौन कौन सा वो इम्पोर्टेंट शब्द है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, प्रस्तावना शुरू होता है, हम भारत के लोग। तो यहाँ देखिए, प्रस्तावना शुरू होता है, हम भारत के लोग। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सवाल पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होता है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता मतलब समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता, ये राष्ट्र की एकता और अखंडता ये भी इम्पोर्टेंट है, सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करती है। तो ये लिखा गया है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। अब यहाँ जितने भी वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है, ये वर्ड्स ही ओवरऑल बताता है हमारे संविधान के बारे में। तो ये सारे वर्ड्स आपको इस चैप्टर से पूछे जाने वाले जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं सारे शब्दों से रिलेटेड होता है। इसीलिए इन सभी वर्ड्स को याद रखना तो ज़रूरी है ही, साथ साथ इन सभी वर्ड्स को समझना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया संविधान की प्रस्तावना क्या है। अब हम देखते हैं कि इसे कब अंगीकृत किया गया, कब लागू किया गया। इसे हम आगे के पेजेस में समझते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है संविधान सभा। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो जब प्रस्तुत किया गया ये पूछा जाए तो आपका डेट होगा 13 दिसंबर 1946 और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अब यहाँ पर आप एक शब्द देख रहे हैं, क्या है ये? संविधान सभा। तो संविधान सभा का जो गठन है ये 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को क्यों किया गया था? तो हमारे संविधान के निर्माण के लिए ही संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके पहले और अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और जो पहले अस्थाई अध्यक्ष थे कौन? राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इसे मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। तो इसे लिया गया है अमेरिका से, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और प्रस्तावना की भाषा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। तो सिंपल है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया, तो अमेरिका। और प्रस्तावना में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है उसे लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो होप यहाँ तक आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे में कुछ सवालों के जरिए सभी प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे और उसके साथ में उससे संबंधित जो भी डिटेल आपको ज़रूरत है समझने की उसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे।
यहाँ पर जो सवाल है ये है कि भारतीय संविधान और प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया। तो यहाँ पर दो वर्ड है, एक तो भारतीय संविधान है और दूसरा प्रस्तावना है, जो कि क्या है, संविधान का सार है। तो इन दोनों को एक ही दिन अंगीकृत किया गया। वो डेट क्या है, तो 26 नवंबर 1949 को। तो अंगीकृत किया गया मतलब ये रेडी, तैयार हो गया। कौन सा डेट है, 26 नवंबर 1949। इस डेट में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ अंगीकृत वर्ड अगर दिया जाए तो होगा 26 नवंबर 1949। और दूसरा सवाल है कि भारतीय संविधान और प्रस्तावना को कब लागू किया गया। यहाँ लागू करने यानी कि फाइनली जब हमारे देश में लागू हो गया तो वो कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। तो इसी के उपलक्ष्य में हमारा भारतीय संविधान और प्रस्तावना के लागू होने के उपलक्ष्य में ही 26 जनवरी 1950 से भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा जो भारतीय राज व्यवस्था है उसके स्वरूप का वर्णन प्रस्तावना में 5 शब्दों में किया गया है। और ये 5 शब्द बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केवल इन 5 शब्दों को याद रखना ही नहीं, बल्कि इन शब्दों का क्या मतलब है ये भी समझना आपके लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर देखिए, हम ये सवाल देखते हैं क्या है कि प्रस्तावना में भारतीय राज व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन निम्नलिखित 5 शब्दों में किया गया है। तो इसमें पहला क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसे दूसरे शब्दों में संप्रभुता भी कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में संप्रभुता शब्द भी यूज किया जाता है इसके बदले में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो भारत है वो किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। अब बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है का मतलब कि 1947 से पहले भारत जो है वो ब्रिटिशर्स के अधीन था। उसी के अंदर में रहकर वो कार्य करता था, कोई निर्णय भी नहीं ले सकता था। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद क्या हुआ कि भारत जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बन गया। यानी भारत अपने आंतरिक और बाहरी सभी निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है। वह किसी भी बाहरी शक्ति या किसी भी अन्य शक्ति के अधीन नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। वह स्वतंत्र रूप से अपने आंतरिक और बाहरी फैसलों को ले सकता है। इसी का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब प्रस्तावना के स्वरूप में जो दूसरा शब्द है वो है समाजवादी। अब इस समाजवादी शब्द का क्या मतलब होता है, तो समाजवादी का मतलब है कि समाज के सभी वर्गों के बीच में समानता हो, चाहे वो जाति को लेकर हो, रंग को लेकर हो, लिंग को लेकर हो, या स्त्री हो या पुरुष हो, धर्म, भाषा, किसी भी आधार पर समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी को समाजवादी कहा गया है। तीसरा शब्द है हमारा जो कि है पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष। इसका क्या मतलब है, तो धर्म निरपेक्ष शब्द का मतलब है कि राज्य सरकार जो है वो किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करेगा। यानी इसे थोड़े और बेहतर तरीके से समझते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत का कोई भी राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करेगा। यानी उसके नज़र में सभी धर्म एक समान है, किसी भी धर्म विशेष के लिए वो कार्य नहीं करेगा। तो इसी का मतलब हो गया धर्म निरपेक्ष। अब ये जो चौथा इंपॉर्टेंट वर्ड आप देख रहे हैं ये है लोकतंत्रात्मक। ये देखिए, ये हमारे भारतीय संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। किस तरह से, क्योंकि हमारा देश जो है ये लोकतंत्रात्मक देश है। यानी कि
देश में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो कौन है? जनता है। तो जनता ही जो है वो सरकार को चुनती है, और उसके बाद ही सभी शक्ति जब शासन को चलाने की सभी शक्ति सरकार को जनता ही देती है। और क्योंकि हमारे देश में सरकार को जनता चुनती है, जनता चुनती है, इसीलिए इसे लोकतंत्रात्मक देश कहा गया है। लोकतंत्र को ही इंग्लिश में हम कहते हैं डेमोक्रेसी। तो अगर शॉर्ट में पूछा जाए कि डेमोक्रेसी को ब्रीफली कोई बता बोले कि आप ब्रीफली बताइए व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो क्या है ये? टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। पीपल से, पीपल के लिए, और पीपल को यानी लोगों को। तो यही मतलब है, यानी कि हमारे देश में जनता ही सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है। ये मतलब हुआ लोकतंत्रात्मक शब्द का। आखिरी शब्द ये जो है ये है गणराज्य या फिर गणतंत्र। इसका क्या मतलब होता है ये देखते हैं। इसे अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि वो राज्य जहां पर अध्यक्ष जो है वो वंशानुगत रूप से नहीं होता है, यानी उसे चुना जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी हैं वो प्रधानमंत्री हैं तो उसी के कोई परिवार के व्यक्ति ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। इसको चलाने के लिए जो सरकार होती है उसे जनता के द्वारा चुना जाता है। तो लोकतंत्र और गणतंत्र इन दोनों में सिमिलैरिटी तो है, बट ये थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें अध्यक्ष की बात की जा रही है कि जो देश चलाता है वो वंशानुगत नहीं होता है। अब ये जो गणतंत्र वर्ड है इसी का अपोजिट वर्ड क्या है? राजतंत्र, जो कि पहले के शासन में होता था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे या फिर अन्य जो भी सम्राट थे, उनका क्या होता था, उनके जो पुत्र होते थे, उनके जो उत्तराधिकारी होते थे वो ही अगले सम्राट नियुक्त होते थे। लेकिन वो व्यवस्था अब नहीं है। अब भारत में जो व्यवस्था है वो राजतंत्र ना होकर गणतंत्र है। तो ये होप आप समझ गए होंगे। तो ये पांचों जो शब्द हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द हैं। मतलब प्रस्तावना चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये पांचों शब्द का एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स यहीं से बनते हैं। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारा जो मूल संविधान है उसमें समाजवादी और ये जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड है ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में हमारा कौन सा वर्ड था? मूल संविधान में हमारा तीन शब्द है। एक तो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है लोकतंत्रात्मक, और तीसरा है गण राज्य। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछा जाता है कि हमारे मूल संविधान में भारतीय राजव्यवस्था के स्वरूप के रूप में कौन सा शब्द है या किन शब्दों का वर्णन है, तो उसमें तीन ही शब्द होंगे। उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं होगा। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया, उसे हम अगले पेजेस में समझते हैं। तो मूल संविधान में कौन से शब्द हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य, गणतंत्र। अब देखिए, अब आती है बात किसकी? 42वां संविधान संशोधन 1976। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, क्योंकि यही वो संविधान संशोधन है जिसके तहत प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए। कौन से वो शब्द थे? एक तो है समाजवादी, जो कि आपने अभी पढ़ा। दूसरा है पंथ निरपेक्ष, और इसके बदले में धर्म निरपेक्ष वर्ड भी यूज होता है। धर्मनिरपेक्ष वर्ड भी यूज होता है। और तीसरा है अखंडता। तो ये तीन शब्दों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। तो यहाँ से सीधे तौर पे सवाल ये पूछा जाता है कि समाजवादी शब्द को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया?
पंथ निरपेक्ष को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाता है। या फिर इसको आप ठीक उल्टा अगर देखें तो आपसे ये पूछा जाएगा कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता को किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो यहाँ पर जो अगला सवाल है वो क्या है कि मूल संविधान के अनुसार भारत एक। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी जस्ट बात की आपसे कि मूल संविधान में केवल 3 शब्दों का ही वर्णन है, जो कि है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये 3 शब्दों का वर्णन है। अगला देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, तो जनता में निहित है। यानी कि भारत को शासन चलाने के लिए जो सरकार होती है उसे जनता के द्वारा ही चुना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट रूप से जनता ही सर्वशक्तिमान है। लेकिन अगर संवैधानिक रूप से देखें तो फिर प्रधानमंत्री जो है वो देश को चलाता है, उससे ऊपर हो गए राष्ट्रपति। अब इन सारे पॉइंट्स को समझने के बाद हम देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सवाल सीधे तौर पे बनते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसका उद्देश्य क्या है? न्याय। कितने तरीके का न्याय? 3 तरीके का न्याय। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय दिलाना, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करती है। दूसरा क्या प्रदान करती है प्रस्तावना का, और क्या उद्देश्य है? तो स्वतंत्रता। किस प्रकार की स्वतंत्रता देती है हमारा संविधान? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ये 5 जो नंबर है इसे आप ध्यान रखें। किस किस चीज की स्वतंत्रता देती है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी हम कुछ भी बोलें उसकी स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है प्रस्तावना में। तीसरा क्या है? समानता। कितने प्रकार की समानता प्रदान करती है? तो 2 प्रकार की समानता प्रदान करती है, एक है प्रतिष्ठा, दूसरा है अवसर। अगला जो है ये है व्यक्ति की गरिमा, यानी कि भारत के सभी व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, और ये है हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 21 में। दूसरा है राष्ट्र की एकता। अब अगला है राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए हमारा जो भारत है उसमें अनेक प्रकार के जाति के लोग रहते हैं। अनेक क्षेत्र हैं जो कि जैसे बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जहाँ साउथ इंडियन होते हैं, नॉर्थ इंडियन। तो इस तरह से सभी भाषा, सभी जाति के लोग इसमें शामिल हैं, और इन सभी को एक बनाकर रखना, सभी में आपस में एकता रखना प्रस्तावना के उद्देश्य में शामिल किया गया है कि एकता और अखंडता बनाए रखना प्रस्तावना के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट उद्देश्य के रूप में इसको शामिल किया गया है। और एक वर्ड और है जो कि भ्रातृत्व है, जिसे आप भाईचारा भी बोलते हैं। तो सब आपस में भाईचारा, सब मिलजुल कर रहें, ये भी एक उद्देश्य है प्रस्तावना का। अब प्रस्तावना से संबंधित कुछ ऐसे भी सवाल हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन सवालों में देखिए, ये सवाल है प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो हमारा जो प्रस्तावना है उसमें 2 शब्द यूज किया गया है अपने हमारे देश के लिए, एक तो भारत और दूसरा इंडिया। तो ये सवाल पूछा जाता है, और ये सब टफ लेवल के सवाल में है कि भारत और इंडिया ये 2 नाम उल्लिखित है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार ही संशोधन हुआ है। कब हुआ है? तो 42वां संविधान
संशोधन के बारे में आपने पढ़ा, जो कि कब हुआ? 1976 में। तो एक बार ही संशोधन हुआ है, ये ध्यान रखना है। तीसरा सवाल है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1976 में हुआ। अब हम कुछ और ऐसे सवाल देखते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड नेचर के हैं। इसी के क्रम में प्रस्तावना से संबंधित कुछ वाद भी हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इसमें जो पहला वाद है वो है इनरी बेरुबाकी वाद 1960। इसे याद रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके तहत क्या कहा गया था कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। तो यहाँ सवाल ऐसे पूछा जाता है कि किस वाद के अंतर्गत संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था? तो इन ई बेरुबारी वाद 1960। इसमें ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो ये ईयर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा वाद आता है कि वो कौन सा वाद है जिसके अंतर्गत फाइनली संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया। तो वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। तो यहाँ से तो सीधे तौर पे सवाल ऐसे पूछा जाता है कि केशवानंद भारती वाद किस वर्ष आया था? तो 1973 में। और इसी के अंतर्गत प्रस्तावना और उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया है। तो ये दो इम्पोर्टेंट वाद हैं। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं, जो कि केवल और केवल आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए शामिल किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला सवाल है कि बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो ये किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को, जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आने वाला अनुच्छेद है। अब यहाँ पर क्योंकि प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा गया है और अनुच्छेद 32 को भी संविधान की आत्मा कहा गया है, तो ऐसे में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि संविधान की आत्मा कौन सा है? प्रस्तावना है या अनुच्छेद 32 है? तो इसका पता लगाना बहुत ही इजी है। जब किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम ना दिया हो और केवल आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब आप प्रस्तावना को टिक लगाएंगे। लेकिन अगर संविधान की आत्मा पूछे और उसमें अगर किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम में बस एक ही नाम है जो कि है बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद 32। तो अगर बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में पूछे संविधान की आत्मा, तो अनुच्छेद 32 पर आप टिक लगाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का नाम ना हो और केवल भारतीय संविधान की आत्मा पूछा जाए, तब उसका आंसर प्रस्तावना होगा। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर क्लियर किया। अगला सवाल देखते हैं, जहाँ से भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये है प्रमुख कथन। अब कुछ व्यक्ति हैं जिनके द्वारा प्रस्तावना और उद्देशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन कहा गया है, जहाँ से सवाल सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। तो इसमें दो तीन नाम हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ सवाल ऐसे पूछा जाता है कि किनके द्वारा ये कहा गया है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल होते हैं। तो यहाँ पहला जो कथन है वो है के एम मुंशी के द्वारा कहा गया है। क्या कहा है के एम मुंशी ने? तो के एम मुंशी ने उद्देशिका को हमारे लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। इसे आपसे इतना लंबा ना देकर और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये कहा है किसने? के एम मुंशी ने। इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो कथन है जिसे कहा है सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ये नाम इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि उद्देशिका हमारे सपने
और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा है एन ए पालकीवाला, जिसने कहा है उद्देशिका को हमारे संविधान का परिचय पत्र कहा है। यानी कि अगर आपको इतने बड़े संविधान को अगर ब्रीफली समझना हो तो परिचय पत्र के रूप में आप उद्देशिका को अगर देख लेते हैं तो आपको ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा कि भारतीय संविधान आफ्टर ऑल क्या चीज़ है। तो ये सभी कथन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है और मैंने इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से बताया है। तो अगर इतना आप पढ़ाई करके जाते हैं तो प्रस्तावना चैप्टर से आने वाला कोई भी सवाल इससे बाहर तो नहीं आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इस चैप्टर में पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेगी। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए।